जय गौ माता मित्रों, सभी गौ भक्तों को जय गौ माता। सर्वप्रथम गायत्री छंद के एक सूक्त को उच्चारित करेंगे स्वर के साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। शांति शांति शांति। सभी गौ भक्तों को पुनः एक बार जय गौ माता। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज का विषय क्या रखा जाए, आप कुछ सुझाव दें, क्योंकि आज के विषय को लेकर मैं काफ़ी दुविधा में हूँ कि किस विषय पे चर्चा की जाए। पिछले सत्रों में पंचगप का बेसिक मैंने आप लोगों को बताया, और एक ब्राह्मण होने के नाते आपके समक्ष कई विचार प्रस्तुत किए मैंने। तो आज का किसी विचार को लेकर चर्चा की जाए कि औषधियों को लेकर चर्चा की जाए, किस विषय पे आप चर्चा की जाए, इस पर अपना विचार दें, मुझे सुझाव दें अपना कि किस विषय पे चर्चा करें, चिकित्सा को लेके कि विचार को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके। कृपया कमेंट्स बॉक्स में मुझे सुझाव दें। सदानंद जी कृपया कमेंट्स करें। उमेश जी, ये आज का जो विषय है वो किस विषय को लेकर चर्चा करें, चिकित्सा को लेके कि विचार को लेके कि टेक्नोलॉजी को लेके या साइंस को लेके। अपना सुझाव जरूर दें सभी, और दोनों तरह से इंटरेक्शन होगा तभी आनंद आता है सेशन में। मैं ही बातें करता रहता हूँ, आप कुछ लोग बोलते ही नहीं हैं, तो कैसे काम चलेगा। जय गौ माता सभी को। सभी बताएं किस पर चर्चा करें। सदानंद जी बोल रहे हैं चिकित्सा पे चर्चा करें, और कोई। गौ माता की चिकित्सा के लिए मैं PDF फाइल भेज दूंगा कि कौन कौन सी बीमारी को लेके क्या क्या आप दवा दे सकते हैं, तो व्हाट्सएप में मैं ये PDF फाइल भेज दूंगा। गाय की चिकित्सा कैसे। संजय जी बोल रहे हैं कि पालघर की जो ये घटना हुई है इस पर कुछ अपनी राय दें। देखिए, अपनी राय क्या देना है, जो हुआ है वो गलत है, और इसके लिए जो भी कार्य करेगी वो सरकारें करेंगी, हम तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी घटना रही बड़ी निंदनीय और दुखद है। इस पे मुझे काफ़ी दुखद अनुभव हुआ कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो षड्यंत्रपूर्वक और सुनियोजित तरीके से ये जो घटना हुई है, इस पे महाराष्ट्र सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। सदानंद जी बोल रहे हैं कि वात पित्त कफ को पहचानने पे चर्चा करें। चलिए, आज मैं वात पित्त पे ही चर्चा कर दूंगा, पर सबसे पहले आज लेते हैं चिकित्सा के ऊपर, और वो हमारा विषय होगा धान्यों के ऊपर,
कि हमें किन किन धान्यों का अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, हर धान्य की क्या प्रकृति है और किन किन बीमारियों में हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। क्या ये टॉपिक अच्छा रहेगा? धान्यों के ऊपर चर्चा करना। कृपया अपने सुझाव दें। धान्यों पे चर्चा करें, डिफरेंट टाइप के जो अनाज हैं, हमारे जो धान्य हैं उन पे। तो धान्यों को लेके आज चर्चा करते हैं। धान्यों में बहुत से धान्य हैं। धान्यों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, पर धान्यों में कहा जाता है कि सर्वोत्तम जो धान्य है, सर्वोत्तम धान्य चावल। चावल बहुत अच्छा धान्य है। मैं किस आधार पे इसको कहता हूँ? तो पहले धान्य चावल को पहचान लीजिए कि चावल की प्रकृति कैसी है, चावल उगता कैसे है, किस एटमॉस्फेयर में उगता है और चावल के गुण धर्म कैसे हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको छाछ के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि छाछ में क्या गुण है, मक्खन के क्या गुण हैं। उसी प्रकार धान्य की जो भी फसल है उसको पकने में 120 दिन से 160 दिन के आसपास लगते हैं। 3 महीने से 4 महीने के बीच की फसल है। और जो धान्य है वो धान्य पानी की फसल है, मतलब पानी में पूरी तरह से 70-80% डूबी रहने वाली फसल है। कई राज्यों में पूरी तरह से कभी कभी डूब जाती है। तो पानी में पूरी तरह से पलने वाली जो फसल है वो हमारा चावल है। और चावल की विशेषता ये है कि सूर्य की उपस्थिति और जल सबसे ज़्यादा अगर हो तो धान ज़्यादा फलता फूलता है। चावल में एक विशेष गुण है, उसमें विशेष गुण ये है कि चावल की खेती जहाँ भी होगी वो अकेला नहीं उगता है कभी भी। चावल जब भी उगेगा वो अपने साथ कुछ ना कुछ अनेक वन औषधियों को अपने पास जरूर उगाएगा। चावल एक ऐसा धान्य है जो अकेले कभी नहीं उगता है और बुला बुला के वन औषधियों को अपने पास में उगाता है। जैसे आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि चावल की खेती में ही सबसे ज़्यादा खरपतवार की दिक्कतें आती हैं। कृपया अपने सुझाव जरूर दें कि क्या ये जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है कि चावल जो धान्य है वो कभी अकेला नहीं उगता है, उसमें सबसे ज़्यादा खरपतवार की समस्या होती है। चावल का एक दाना आप लगाएंगे तो उसके चारों तरफ बहुत से अलग अलग जड़ी बूटियाँ, फसलें आ जाएंगी। और कभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो कि जिस ज़मीन में कुछ ना उगता हो, मान लीजिए कि आपकी ऐसी वहाँ की प्रकृति है ज़मीन में अरहर नहीं उग रहा है, तो सर्वप्रथम आप ऐसा करिए कि आप सबसे पहले उस ज़मीन में धान्य को बो दीजिए और उसके बगल में अरहर का पेड़ लगा दीजिए। धान्य उसको सपोर्ट करेगा। क्या आवाज़ क्लियर आ रही है? बीच में रिकनेक्ट हो गया था, कनेक्शन डाउन हो गया था। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया मुझे बताएं। हाँ, तो जो धान्य है वो अकेले उगने वाला धान्य नहीं है, वो अपने आसपास बहुत सी वन औषधियों को, बहुत से धान्यों को बुला बुला के उगाता है।
आप कितना भी खरपतवार को उखाड़ दें पर वो बार बार उगता है। किसानों को इसको लेके बहुत समस्या होती है। तो धान्य में ये समस्या बहुत है, और वो उसकी प्रकृति है कि वो अकेले कभी नहीं जीता है, सबको साथ के सबको सम्मिलित करके जीने वाला धान्य है। धान्य को मैंने सबसे अच्छा क्यों कहा धान्य को, क्योंकि धान जो है, जो चावल है, वो भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे अच्छा लगा। जगन्नाथपुरी कभी अगर आप लोग गए हों तो जगन्नाथपुरी में जो भी पकवान बनते हैं भगवान नील को, भगवान श्री कृष्ण जी को, वो सभी पकवान जो उनके 56 भोग हैं वो सब चावल के ही बनते हैं। और 365 दिन में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं और सभी चावल से बनते हैं। मतलब 365 दिन और मल्टीप्लाइड बाय 56 वैरायटी के अलग अलग पकवान रोज बनाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की खाने के लिए प्रसाद के रूप में। कभी जब आप भगवान जगन्नाथपुरी के यहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो भात मिलता है, दाल चावल, वो बहुत कॉमन है प्रसादम के रूप में। वो तो केवल एक भोग है, एक व्यंजन है। और जो 56 भोग बनते हैं उनकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण जी को चावल ही क्यों प्रिय रहा, चावल ही क्यों प्रिय रहा, और कोई धान्य क्यों नहीं खाए उन्होंने। तो जब हम लोगों ने इस पे रिसर्च की तब हमें पता चला कि चावल ही इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में एक ऐसा धान्य है जिसमें पंच महाभूत बिल्कुल संतुलित मात्रा में है। जैसे हमारा शरीर है, ये भी पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। तो ये शरीर में कितना जल होना चाहिए, तो 70% जल है। भूमि कितना होना चाहिए, तो 20% भूमि तत्व है। फिर इसमें अग्नि तत्व कितना है, तो अग्नि तत्व ही इसका 4 से 5% है। फिर वायु तत्व है और बाकी आकाश तत्व है। तो 100% में जो जो पंच महाभूत शरीर में होने चाहिए एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो सभी सेम प्रपोर्शन में चावल में होता है। चावल में देखिए 70% से अधिक ही उसमें जल होता है। भूमि तत्व भी भरपूर है उसमें। और खुले आकाश में कोई भी जब अनाज पकता है तो खुले आकाश में उसका पालन पोषण होता है, तो आकाशीय तत्व भरपूर होता है। वायु तत्व भी भरपूर है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में है। तो धान्य ही ऐसा, ये चावल जो धान्य है इसमें पंच महाभूत जिस रेशियो में हमें अपने शरीर के अनुरूप चाहिए वो सब मौजूद है, एक परफेक्ट रेशियो में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी को चावल सबसे प्रिय है। और सभी जो व्यंजन है वो केवल चावल से ही बनते हैं, उसमें और कोई अनाज उपयोग नहीं किया जा सकता। 56 के 56 जो भोग बनते हैं उसकी मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको उसको व्हाट्सएप में भेज दूंगा कि वो कौन कौन से 56 भोग हर दिन प्रभु जी को खिलाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। और कभी आप वहाँ जगन्नाथपुरी में जाइए तो वहाँ का जो रसोइया है, रसोई, वो जो भोजन बनते हैं 56 भोग, वो सब मिट्टी के पात्र में बनते हैं और 7 हांडियाँ एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। और जो सबसे ऊपर की जो हांडी होती है वो सबसे पहले पकती है। और हर दिन नई हांडियों में ही, नई मिट्टी के बर्तनों में ही वहाँ भोजन पकाया जाता है। और वहाँ जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए स्पेशल 150 वहाँ के भोजन बनाने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। 150 व्यक्ति हैं जो केवल भोजन ही बनाते हैं। रसोइयों में किसी का भी प्रवेश नहीं कर सकते। बड़ा सा बड़ा मुख्यमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, वहाँ आप रसोइये में कभी जाएं तो वहाँ 2 खिड़कियाँ लगी हों, उस खिड़की से ही केवल आप देख सकते हैं अंदर का
प्रोसीजर की भोजन कैसे बनता है, कौन सा पानी उपयोग किया जाता है, कौन सा धान्य उपयोग करते हैं और कौन कौन सी सब्जियां उपयोग की जाती हैं उनको भोजन बनाने के लिए, वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जगन्नाथ प्रभु की महिमा है कि वो चावल का ही उपयोग किया, इसलिए चावल सर्वोत्तम धान्य है। कोई भी बीमारी हो तो आप चावल का बिना निषेध के उपयोग कर सकते हैं। बस ध्यान देने योग्य ये बात है कि चावल हाइब्रिड नहीं होना चाहिए और चावल पॉलिश नहीं होना चाहिए, पॉलिश युक्त नहीं होना चाहिए, फाइबर युक्त पूरी तरह से चावल होना चाहिए। चावल की भी अलग अलग वैरायटियां हैं। हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार की वैरायटियां चावल की रहीं और उनका उपयोग हम करते रहें। अब इसी को आप चावल में अब आप देखिए कि इसकी तुलना आप मक्खन से करिए, तो मक्खन में भी देखिए कि वो मक्खन तैयार कैसे होता है। जब दही के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं पानी डाल के, जब उनके मंथन की क्रिया करते हैं तो उसके आपस के जो प्रोटॉन्स हैं वो टकराते हैं, बम्बार्डमेंट होते हैं, तब मक्खन रूपी अमृत निकलता है जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। यही क्रिया चावल में होती है। चावल पानी में पकता है तो पानी और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसमें एक तरह से प्रोटॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है, प्रोटॉन्स, और दूध के रूप में चावल में भरता है। मक्खन जैसे निकलता है ऐसे उसमें दूध भराई होती है। दूध चावल में आप देखते होंगे जब कच्चा होता है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद दूध भरा होता है, यही मक्खन रूपी दूध उसमें जाके भरता है। फिर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो कठोर हो जाता है और उसको हम काट के उसका उपयोग करते हैं। सेम क्रिया है और बाकी सभी धान्यों में प्रोसेस है। तो चावल, जर्मनी की कई यूनिवर्सिटियों ने शोध किया है कि सबसे अच्छा भोजन जो है वो दाल और चावल है। भी आपने अनुभव किया हो कि छोटे बच्चों को सबसे अच्छा दाल चावल ही क्यों लगता है? कभी आपने बच्चों को देखा? कम खाते हैं, दाल चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं बच्चे। क्यों खाते हैं? उन्हें ये चीज़ क्यों पसंद आती है? क्योंकि वो प्रकृति का ज्ञान है, प्रकृति ने उसको ज्ञान दिया है कि सबसे अच्छा जो भोजन है वो दाल और चावल है। पर हमारे घरों में क्या होता है कि माता पिता उसे जबरन रोटी खिलाते हैं। नहीं, दाल चावल नहीं, रोटी तो कुछ थोड़ा रोटी भी तो खा लिया कर। अरे रोटी से अच्छा दाल चावल है। बच्चे स्वयं खाते हैं, पता नहीं उसे क्यों अच्छा लगता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं रोटी की ओर जाने लगते हैं। रोटी की और एक खराबी है, चावल जब पकता है तो उसमें एक भी कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं। जब कोई चीज़ हम पकाते हैं तो अगर वो जल गया पकते समय तो वो कार्बन का रूप ले लेता है। अब गेहूं की रोटी में आप देखिए या कोई भी रोटी ले लीजिए, जब उसे आप सेंकते हैं, पकाते हैं तो कुछ ना कुछ कोई भाग उसका जल जाता है, कार्बन का रूप ले लेता है। और कैंसर में सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है कार्बन का और दूसरा ऑक्सीजन डिफिशियंसी का। और बाकी बाजार की वस्तुओं का तो रोल है ही है, वो तो पूरी तरह से कार्बन युक्त भोज्य है, उसमें एनर्जी तो है ही नहीं बिल्कुल। तो चावल बहुत अच्छा है क्योंकि कार्बन नहीं है उसमें, एनर्जी भरपूर है। आप देखते होंगे पूरे भारत देश में आप कभी सर्वे करिए, महसूस करिए कि सबसे ज़्यादा मजदूर उसी राज्य के हैं जहां चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बिहार ले लीजिए, दक्षिण भारत के लोगों को ले लीजिए, बिहार के लोग तो पूरे भारत में फेमस हैं मजदूरी के नाम पे, काम के नाम पे, क्योंकि चावल खाने से शक्ति ज़्यादा आती है, आदमी में ताकत ज़्यादा होती है। क्या आप मेरे से सहमत हैं इससे कि चावल खाने से? अब कुछ लोगों के प्रश्न हैं, उन पे मैं चर्चा कर लेता हूं। अभी देख लेता हूं क्या प्रश्न आए हैं। हाँ,
संजय जी का प्रश्न है सदानंद जी का कि वात पित्त कब पे चर्चा करें। जी अभी मैं बताता हूँ उस पर। गेहूँ वहूँ पे अभी चर्चा मैं लेकर आऊँगा अभी। हाँ, चावल में खरपतवार आता है कि नहीं आता विशाल जी? आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसकी प्रकृति है, वो कभी अकेला उगता ही नहीं है। आप कितना भी कुछ भी एंटी खरपतवार वाली चीज़ें कुछ भी डाल दीजिए, आप उसको नहीं रोक सकते हैं, वो उगेगा ही। अरहर के विषय में भी अभी मैं चर्चा करूँगा। संजय जी पूछ रहे हैं एकादशी को चावल नहीं खाया जाता और विष्णु भगवान को तिल चढ़ता है, चावल नहीं, ये सच है क्या? एकादशी के दिन में भी चावल के भोज ही लगते हैं वहाँ पे भगवान विष्णु को, बस प्योर चावल नहीं चढ़ाया जाता है। भोग पूरे बनेंगे पर चावल के ही बनेंगे। बिहार को मेरे बदनाम करने का ये तात्पर्य नहीं। मेरे इन शब्दों को अगर आपको आहत पहुंची हो तो आप मुझे क्षमा करें, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन जिन राज्यों में चावल खाया जाता है वहाँ के लोगों की आप शक्ति देखिए, उनका बल देखिए। अन्य राज्यों के लोग क्यों नहीं इतना वर्क कर पाते हैं जो बिहार के लोग ही करते हैं और दक्षिण भारत के लोग करते हैं? क्योंकि वो चावल खाते हैं। इसलिए मेरा यहाँ कहना आपको अगर अच्छा न लगा हो कि मैं उन्हें मजदूर के रूप में कहता हूँ, श्रमिक कह दीजिए, मजदूर मत कहिए। तो ये इसके पीछे की ये वैज्ञानिकता है कि चावल अगर आप उगाएंगे तो खरपतवार उगेगा ही। अब अन्य धान्यों को लेके हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम चावल के बाद अगर बहुत अच्छा धान्य है खाने के लिए तो बार्ली है, जौ। जौ बहुत अच्छा धान्य है। चावल में एक और विशेष गुण है। बार्ली की चर्चा करने से पहले मैं चावल को एक और बता दूं कि चावल में जब चावल का आप दाना मिट्टी में डालते हैं तो कभी आपने गणना की है कि हर अलग अलग जो धान्य की वैरायटी है उनमें ऑन एन एवरेज कितने चावल के दाने निकलते हैं? तो अगर एक धान्य अगर आप डालेंगे तो सबसे पहले उससे पौधा कम से कम 20 से 25 पौधे तैयार होंगे, वो जो उसके निकलते हैं। सबसे पहले हम रोपण विधि से पहले उसको उगा लेते हैं, फिर रोपते हैं। तो चावल में जो छिलका होता है वो छिलका बहुत ज़्यादा होता है चावल में, आप कभी गौर करेंगे। ईश्वर ने चावल में छिलका क्यों ज़्यादा दिया? जो आपका जौ है, बार्ली है, उसमें सबसे ज़्यादा छिलका क्यों दिया? गुदा भी है, छिलका भी है। गेहूं में आप देखिए, गेहूं में छिलका बहुत कम है, गुदा ज़्यादा है। तो भगवान अलग अलग टाइप के वैरायटी के धान्य पैदा करता है कि किस रोग में किस धान्य को खाना है। जैसे अब मैं चर्चा करूंगा सर्वप्रथम चावल के बाद बार्ली की, जौ की। तो जौ ऐसा धान्य है जिसमें छिलका बहुत है, मतलब शिव एलिमेंट बहुत है, शिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा बार्ली है, जो जौ है, वो स्किन डिसीज़ की बीमारियों में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, चर्म रोगों में, क्योंकि उसमें शिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। और शिव एलिमेंट, शिव एनर्जी का मेन वर्क क्या होता है? क्योंकि शिव एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मनुष्य शरीर के चमड़ी पे, जो उसकी ऊपरी परत है। और स्किन डिसीज़ कब होती है? स्किन डिसीज़ जब शिव एलिमेंट आपके चमड़ी में कम हो जाता है, शिव ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो इसकी पूर्ति के लिए जौ बहुत अच्छा धान्य है। अजीत कुमार जी कह रहे हैं कि चावल खाने से फैट बढ़ता है। बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अगर आप पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड चावल खाएंगे तो, पॉलिश चावल खाएंगे फैट ज़रूर बढ़ेगा। आप ब्राउन राइस खाइए, बिना छिलके वाला, छिलका सहित वाला, जो छिलका निकालने के बाद उसमें बिल्कुल उसमें फाइबर युक्त जो चावल आता है। पॉलिश चावल में फैट बढ़ेगा और डायबिटीज़ भी बढ़ेगा। अनपॉलिश चावल खाइए आप, फाइबर युक्त जो आते हैं।
ब्राउन राइस के नाम पे आज मार्केट में बहुत उस विख्यात है। तो ब्राउन राइस ऐसा नहीं है, उसका छिलका नहीं उतरा इसलिए उसमें भूरा भूरा वो ब्राउन राइस दिख रहा है। हाँ, एक चावल की वैरायटी भी होती है ब्राउन कलर की, काली कलर के भी चावल की वैरायटी हैं, तो वैरायटियाँ अलग अलग हैं, पर अनपॉलिश चावल खाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। हरियाणा में कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गेहूं खाते हैं और 80% खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं मेडल लाने वाले। पर उन खिलाड़ियों की स्थिति भी तो देखिए आप। मैंने गेहूं की बुराई तो अभी नहीं की ना, मैंने गेहूं पे चर्चा नहीं की अभी मैं चावल पे बात करूंगा। दूसरी एक और बात बता दूं, चावल खाने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होता है। आप दक्षिण भारत के सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक कौन है पूरे भारत में? दक्षिण भारत के लोग क्यों होते हैं? बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी क्यों होते हैं? आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्यों बनते हैं? साइंटिस्ट क्यों बनते हैं? आप सर्वे करिए, आपके हरियाणा के एक भी नहीं निकलेंगे, बहुत ही कम निकलेंगे साइंटिस्ट। बुद्धिमानी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चावल ही खाते हैं, मेहनत का काम भी करते हैं। साउथ इंडियन क्या मेहनत का काम नहीं करते? बिहार के लोग मेहनती भी होते हैं। वो तो कि पहले से ही धरती ऐसी है कि वहाँ से खिलाड़ियों का हमेशा से पालन, वहाँ से ही पहले से एक भूमिका तैयार की गई है, इसलिए वहाँ से निकलते हैं। पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी चावल खाने वाले लोग होते हैं ब्रेन के स्तर पे। दक्षिण भारत इसका अछूता बिल्कुल नहीं है। हाँ, गेहूँ खाने वाले व्यक्ति जरूर, पर हरियाणा की स्थिति आप देख लीजिए कि हरियाणा आप कितना बीमार है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हरियाणा में आज भारत देश में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमार व्यक्ति हरियाणा में है। क्या भैया इसमें इस राज्य में इस ज़्यादा डॉक्टर किस राज्य में है? तो आपको पता आएगा कि गेहूं खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो चावल गेहूं की मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर हर धान्य की अपनी अपनी एक क्वालिटी है। क्योंकि ब्रेन को अच्छा देखिए, आपका जो मस्तिष्क है वो 80% जल से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? और चावल में 70 to 80% जल है। तो जल जब आपके शरीर में अधिक होता है तब आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करता है। इस बात को हमेशा आप पकड़ लीजिए कि जल की जब जब कमी होगी शरीर में, मस्तिष्क के रोग सबसे ज़्यादा आएंगे। तो मैं जौ पे बात कर रहा था। जौ स्किन डिसीज़ में बहुत अच्छा धान्य है। कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ की सर्वोत्तम औषधि है जौ। जौ का आटा का आप नियमित उपयोग करिए, गेहूँ छोड़ दीजिए। चावल अगर उपयोग करना है तो पॉलिश चावल मत खाइए, ब्राउन राइस खाइए, और जौ आप नियमित उपयोग करिए। तो गारंटी से है कि अगर आपने लगातार अनपॉलिश चावल और जौ का नियमित सेवन किया तो 7 से 8 महीने में कि आपकी ब्लड शुगर अपने आप बिना दवा के कंट्रोल हो जाएगी। पर चावल होना चाहिए अनपॉलिश। पॉलिश चावल खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा। जो जौ है वो मोटे लोगों की सर्वोत्तम औषधि है। मतलब जिनको फैट कम करना है, जिनको चर्बी कम करना है ना, जिनको ताकत वाला काम बहुत ज़्यादा करना है, उन लोगों के लिए सर्वोत्तम धान्य है जौ। कोलेस्ट्रॉल खूब बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, बीपी की शिकायत है, थायराइड बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए, आपके लिए जौ बहुत सर्वोत्तम धान्य है। अब बात करते हैं किस पे? अब गेहूं पे आ जाते हैं। जौ, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो जौ का सत्तू खाइए। इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तुरंत, तो जौ का सत्तू आप गुड़ के साथ खा लीजिए, तुरंत एनर्जी मिलेगी। और बहुत ठंडा है, शीतल है, तो गर्मी में जौ का सत्तू आप ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बिहार में तो बहुत फेमस है सत्तू, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा जौ का सत्तू बनता है। तो जौ का सत्तू बहुत सर्वोत्तम है।
जौ और उसमें चना भुना हुआ। अब गेहूं की बात करें तो गेहूं किन लोगों के लिए अच्छा है? उन व्यक्तियों के लिए जिनकी प्रकृति बहुत गर्म है। गेहूं पतले वर्ग जैसे लोगों को, जिनको बहुत मोटापा चाहिए, फैट चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। पर गेहूं की रोटी से अच्छा गेहूं का दलिया है। अगर गेहूं के दलिए का आप सेवन करेंगे तो रोटी से लाख गुना अच्छा, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। दलिया पकाते हैं तो उसमें एक भी कार्बन नहीं होता है, वो पकता है, उसके मॉलिक्यूल्स अच्छे से डिजॉल्व होते हैं। ब्राउन राइस एक तरह की प्रजाति है चावल की। उसको आप जब आप मिल पे उसको धान को निकलवाते हैं तो उसको केवल एक बार उसका प्रोसेस करवाइए। क्या है, कई बार एक बार करने के बाद दोबारा उसमें डबल प्रोसेस करवाते हैं, जिसकी वजह से उसका पॉलिश जो भाग है, फाइबर युक्त जो भाग है, वो निकाल दिया जाता है। सफ़ेदी के लिए उसका फाइबर वाला पार्ट निकाल देते हैं। अच्छा चावल चमके, देखने में चमकदार होना चाहिए। पर हमारे पुराने समय पे जो पारंपरिक तरीके से जो धान निकालते थे वो तो बैलों के माध्यम से ही निकाला जाता था। उसको अच्छे से पछाड़ते थे, फिर कूटते थे। तो ये भी एक विधि है, पारंपरिक विधि। अब तो मिलें आ गई हैं, तो केवल एक बार उसको दरवाइए, एक बार प्रोसेस करवा दीजिए, बाकी जितना निकला है बस। जब 2 बार 3 बार हम उसको रिपीट प्रोसेस करते हैं तब उससे फाइबर निकल जाता है। तो गेहूं पे हम चर्चा कर रहे हैं। गेहूं मोटे व्यक्तियों के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, पतले लोगों के लिए अच्छा है। जिनको बहुत गर्मी लगती है उनके लिए अच्छा नहीं है। ठंड में ये अनाज खाया जा सकता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में बहुत अच्छा धान्य है। दूसरी आयुर्वेद की और एक बात बता दूं कि हमेशा पुराना धान्य ही खाना चाहिए, 1 वर्ष पुराना, नया धान्य ना खाएं। नया जो धान्य होता है वो पचने में बहुत भारी होता है, और जो पुराना धान्य होता है वो पचने में बहुत हल्का होता है। आप कोई भी दवा खाते हैं, उस दवा को खाने में मान लीजिए आपकी बीमारी 1 साल या 1.5 साल में ठीक होती है, उसी के साथ में आप अपने भोजन आहार में परिवर्तन करके पुराना धान्य खाना शुरू कर दीजिए तो आपकी बीमारी 6 महीने पहले ठीक हो जाएगी। तो इन बीमारियों में आपको उपयोग करना है धान्य का। हाँ, सदानंद जी बोलते हैं गेहूं हमारे यहाँ नहीं मिलता है। बिल्कुल अच्छी बात है। हर राज्य की अलग अलग अपनी अपने धान्य हैं, वहाँ की प्रकृति और वातावरण के अनुसार। अब मान लीजिए दक्षिण भारत में गेहूं का उत्पादन करने लगे तो क्या होगा? अब तो सुविधाएं होने की वजह से अब कोई भी फसल कभी भी उगाई जा रही है और किसी भी राज्यों में उगाई जा रही है, वो बात अलग है। एक समय था, आज से 10 साल पहले हमारे जो गांव में धान्य की खेती नहीं होती थी, गेहूं ही उगता था। पर आज के समय पे अब चावल भी उगा रहे हैं। एक समय था कि गेहूं नहीं उगता था, केवल अरहर और चने की, मसूर की दालों की फसलें ली जाती थी हमारे, आज से 15-20 साल पहले। पर अब पूरी तरह से अब इन अरहर की दालों का बंद करके केवल गेहूं और धान पे रखते हैं फसल। और आपको पता है कि आज के समय पे गेहूं और धान की ही ऐसी फसलें जिसमें सबसे ज़्यादा यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड उपयोग किया जाता है, जिसके कारण भूमि भी बंजर होती जा रही हैं। उसके कारण जल भी पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। भूमि तत्व तो पूरी तरह से प्रदूषित हो ही गई हमारी मृदा, साथ में वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अगर आप फसलों का उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें गौ माता की खाद का उपयोग ही करें, गोबर की खाद का। तो गेहूं पे चर्चा हो गई। गेहूं के बाद हम बाजरी पे आते हैं। तो बाजरी भी उन्हीं लोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि है जो बहुत मोटे हैं। बाजरा पचने में बहुत भारी है और गर्म है, इसलिए ठंड में ही इसका उपयोग करें। बाजरा बहुत रूखा है, तो वायु प्रकृति के व्यक्तियों को बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर सेवन करना ही है, पतले दुबले लोग हैं, वायु प्रकृति के बहुत हैं, तो उनको घी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लीजिए। गाय का घी, देसी गाय का घी
बहुत खाइए उसके साथ। रोटी बहुत खाते हैं हम बाजरे की, उसका हम दलिया भी बनाते हैं। हमारे यहाँ उसके बाजरे का घाट बोलते हैं उसको। दूध के साथ उसका सेवन करते हैं, बहुत आनंद आता है खाने में। तो बाजरा जब भी खाएं घी के साथ खाएं, दूध के साथ खाएं, बहुत अच्छा है। बाजरा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हार्ट अटैक की बीमारी को भी कम करता है। बाजरे में आप देखिए छिलका बहुत होता है, छिलका होने की वजह से उसमें शिव एलिमेंट, शिव ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। तो बाजरा बहुत अच्छा धान्य है, बस पतले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अगर खाना है तो घी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लीजिए। कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा धान्य है जौ, और आपका बाजरा बहुत अच्छा धान्य है। गेहूँ कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं है उसके, क्योंकि आजकल ग्लूटन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि गेहूं में भारी मात्रा में ग्लूटन है और वो आंतों में चिपकता है। उसके लिए भी अलग अलग प्रजातियों के गेहूं आ रहे हैं। मेरे पास एक गेहूं का जो बिल्कुल गोल है, सर्कुलर शेप में है तो गेहूं जैसा, पर वो लंबा ना होके गोल है बिल्कुल। अगर आप लोगों मेरे पास फ़ोटो है, मैं उसकी फ़ोटो आपको भेजूँगा, और जिन मित्रों को ऐसे बीज चाहिए वो मेरे से संपर्क करके बीज ले सकते हैं। उसकी मैं आपको फ़ोटो व्हाट्सएप में या फेसबुक में भी अपलोड कर दूंगा कि वो जो गेहूं का बीज है, अभी हमने उसकी खेती करवाई है इस समय पे, तो वो लंबा ना होके बिल्कुल स्ट्रेट ना होके वो सर्कुलर है, और बीज से बिल्कुल ऐसा फटा हुआ है बिल्कुल गेहूं के शेप का, गेहूं के डिजाइन का, पर वो लंबा ना होके गोलाकार है। उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। ऐसे गेहूं का बीज अगर आप लोगों को चाहिए तो मिल जाएगा। और ये जो बाजरी है, ज्वारी है, इन पे आप ज़्यादा खेती का काम करिए, क्योंकि अब इनका मार्केट बढ़ रहा है। क्योंकि बीमारियों में सबसे ज़्यादा उपयोग यही होता है। एक मिलेट्स में आता है, और ये सब बाजरी ज्वारी मिलेट्स हैं। मिलेट्स में एक और फसल होती है कांगनी, जिसे हमारे लोकल की भाषा में काकुन बोलते हैं। क्या सभी लोग इस धान्य से परिचित हैं कि नहीं है? कांगनी। ग्लूटन है, ये बात से मैं सहमत हूँ विशाल जी, पर उसके साथ उसको महीन मत पिसाइए। गेहूं के आटे को थोड़ा मोटा पिसाइए, और उसको बिना छाने उसका सेवन करिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वो आंतों में नहीं चिपके। पर अगर आपने उसका सेवन किया तो ज़रूर वो आंतों में चिपकेगा। तो काकुन को कौन कौन जानता है? मुझे व्हाट्सएप में संपर्क कर लेंगे। मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, इस पर मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं सभी को वो बीज उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है। काकुन के बारे में कौन जानता है? काकुन एक विशेष तरह का मिलेट्स है। काकुन भी बहुत ही अच्छी वैरायटी का मिलेट्स है, जिसमें 3 से 4 महीने फसल में लगते हैं, और ये बिल्कुल अजवाइन के साइज़ का होता है। उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा मैं। अजवाइन जैसे होती है ना, बिल्कुल वैसी दिखता है बिल्कुल काकुन। यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आपको उसका वीडियो, उसकी खेती का डिटेल सब मिल जाएगा। सर्च करेंगे कांगनी, कांगनी लिखिएगा, कभी यूट्यूब में सर्च करिएगा कांगनी। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, उसको आप हूबहू ऐसे ही सर्च करिएगा, कांगनी। मिलेट्स ये बहुत इसका नियमित अगर आप रोटी के रूप में या दलिया के रूप में अगर उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा इसका उपयोग है। खासकर किडनी के रोगों में इसका बहुत अच्छा उपयोग। किडनी के रोगी जौ और कांगनी में से किसी एक की रोटी खाने की, यूरिनरी इन्फेक्शन कोई भी, पुरुषों को धान्य, जौ की रोटी खाइए, दलिया खाइए उसका,
जिनको हीमोग्लोबिन अपने शरीर में बहुत बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन की कमी है। ज़्यादातर महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अंकुरित जौ को कम से कम 50 ग्राम नियमित सेवन करें गुड़ के साथ, गुड़ के साथ अंकुरित जौ। और जो हम अंकुरित जो जौ के जो जवारे होते हैं ना, जवारे, उनका जूस नियमित सेवन कराएं गर्भवती महिला को, तो विदिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका खून बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो जौ बहुत सर्वोत्तम औषधि, और ईश्वर को हमेशा जौ का ही पान लगता है। कभी भी आप पूजा में देखेंगे तो जौ ही रखा जाता था। अब तो क्या हो गया कि अब पंडितों ने उसका विकल्प गेहूं के रूप में ढूंढ लिया है कि सभी जगह जौ उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए गेहूं का उपयोग कर रहे हैं। पर आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ पूजा में आप देख लीजिए जौ उपयोग होता है, तिल उपयोग होता है, चावल उपयोग होता है, दूब उपयोग होती है। दूब क्यों उपयोग होती है? क्योंकि दूब बहुत सर्वोत्तम औषधि है। दुनिया का पहला या ब्रह्मांड का पहला डायबिटिक पेशेंट कोई रहा शुगर का, तो गणेश जी रहे। गणेश जी कितना मीठा खाते थे, लड्डू से भरपूर उनका भोजन होता था, और उनको हमेशा उनकी शुगर बढ़ी रहती थी। इसलिए उनने ऐसा इंतजाम किया कि मैं ऐसा कोई वनस्पति का चयन करूं जिससे मेरा शुगर लेवल ना बढ़े। इसलिए हमेशा भगवान श्री गणेश जी को दूब चढ़ाई जाती है, क्योंकि दूब उन्हें सबसे प्रिय है। पूरा शरीर दूब से ढक लेते हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो गणेश जी के जितने भी मंदिर आप मिलेंगे वहाँ दूब से श्री गणेश जी को पूरी तरह से ढक दिया जाता है, क्योंकि शीतल बहुत है वो। हाँ, मुझे व्हाट्सअप करिएगा तो मैं उसको बीज उपलब्ध करा दूंगा आप सभी को। उसकी आगे फ़ोटो आपको भेजूंगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कितना कितना बीज चाहिए। तो इन विषयों पे बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए इन धान्यों को लेके। अभी भी और भी धान्य है, कल का सेशन भी धान्य पे ही रखेंगे, अभी पूरे धान्य नहीं हो पाए हैं। तो जितना अभी तक बताया उन धान्यों को लेके अगर कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ लीजिए मुझसे, क्योंकि समय हो रहा है। कोई प्रश्न है इन धान्यों को लेके? कोई मन में संदेह या कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल संजय जी, नवरात्रि की पूजा में जो जवारे माता जी के पास में रखे जाते हैं, इसलिए जौ है इसलिए उससे जवारा बना, क्योंकि वो उगा हरा हरा, इसलिए जवारा नाम दिया गया। अब गेहूं है तो उससे गवारा बोलना चाहिए, पर हम लोगों ने क्या किया कि नाम गेहूं का ले लिया और जौ का जवारा ले लिया, तो गेहूं का जवारा हो गया। हाँ, जौ का भी बीज मिल सकता है उमेश जी, आपको जितना चाहिए उतना मिल सकता है। हमारे यहाँ भरपूर होता है जौ भरपूर है, और बाजरी भी भरपूर है, जवारी भी भरपूर है, कांगनी भी भरपूर होता है हमारे यहाँ मिलेट्स में। मुकुंद राव जी बोल रहे हैं 9 धान्य कौन कौन से हैं? तो 9 धान्यों में पहला जौ है, फिर चावल है, फिर तिल है, तिल के बाद फिर दालें आती हैं। दालों में उड़द की दाल सर्वोत्तम और चने की दाल और मूंग की। अरहर की दाल सर्वोत्तम नहीं मानी जाती है। तो ये ऐसे धान्य है पूरे। 9 ग्रहों के लिए 9 धान्यों की आवश्यकता होती है, और उनके रंगों के अनुसार उनके धान्यों को। मसूर की दाल भी रखी जाती है उसमें। मसूर की दाल के बारे में कल मैं चर्चा करूंगा विशेष प्रकार से, अच्छी तरह से। तो इन धान्यों के लिए कोई अगर प्रश्न हो तो और पूछ सकते हैं। और सभी में तीनों ऊर्जाएं हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा। किसी में विष्णु ऊर्जा ज़्यादा है, किसी में शिव एनर्जी ज़्यादा है, किसी में ब्रह्म एनर्जी ज़्यादा है।
तो इन पे विशेष ध्यान रखना है और इन्हीं आहारों का हम रोगों के अनुसार करते हैं उपयोग। सदानंद जी ने बोला था प्रकृति के बारे में, वात पित्त कफ के, तो कल मैं उसको चर्चा में रखूंगा कि वात पित्त कफ क्या क्या है, व्यक्तियों की किस किस को देख के कैसे उसकी प्रकृति हम। संजय जी सही आप कह रहे हैं, कांगनी मिलेट सबको नहीं पता है, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कांगनी मिलेट्स क्या है। और हमारे मोदी जी ने तो कई बार इस पर चर्चा भी की है। कांगनी बहुत छोटा पौधा होता है, लगभग 3 से 4 फीट होता है और ये जुलाई से और सितंबर अक्टूबर तक की फसल में ही उगाया जाता है इसको, कांगनी। और बिल्कुल वो आपका अजवाइन के साइज का होता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, गायत्री परिवार के जो गुरुदेव थे वो जौ के ऊपर ही रहे हैं दूर। और कोई प्रश्न धान्यों को लेके? 9 मिनट बचे हुए हैं तो पूछ लीजिए, 3 बजे तक फिर सेशन हम ख़त्म कर देंगे। और कल से जो हम सेशन शुरू करेंगे मित्रों, वो हम 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे, क्योंकि जो ये सेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाता है 1 घंटे का। कई लोगों को मेरा लोगों का से सुझाव आया है कि सेशन लंबा होने की वजह से सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सेशन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में। तो 2 बजे से 2:30 बजे तक का रहेगा, उसको फिर 5 मिनट का ब्रेक देके 15-20 सेकंड का ब्रेक देके फिर दूसरा सेशन शुरू करेंगे। तो उसमें क्या है कि जिसको पहला सेशन सुनना है वो पहला सेशन सुन ले, जिसको दूसरा सेशन सुनना है वो दूसरा सेशन सुन ले। तो उसमें क्या होगा कि जो लाइव जिनको बाद में सुनना होता है वीडियो, उनको कोई दिक्कत ना हो सुनने में। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए धान्यों को लेके। वात पित्त कफ पे कल चर्चा करूंगा मैं कि क्या प्रकृति होनी चाहिए व्यक्तियों की। संजय सिंह, मैं व्हाट्सएप आप मुझे करिए इस नंबर, तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा जो जिसके बारे में आपको चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए धान्यों को लेके, चावल को लेके। आहार पे कल चर्चा करेंगे। हाँ, महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का चयन क्यों किया गया, इस पे मैं आपको प्रश्न उत्तर दे देता हूँ। देखिए, जो हरियाणा जो क्षेत्र है वहाँ के लोग लड़ने भिड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दुग्ध उत्पादन काफ़ी इस समय ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि कोई भी युद्ध हुआ है जब बाहर से भारत देश में, तो सबसे पहले वहाँ के जो जाट समाज के लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और लड़ने भिड़ने में हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कि मिलिट्री में सबसे ज़्यादा उसी राज्य से लोग हैं। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि क्यों ना ऐसी भूमि का चयन किया जाए जहाँ पे दुष्टों का नरसंहार करने के लिए ऐसे वीरवान पुरुष चाहिए जो लड़ने भिड़ने में बहुत उग्र हों। एक बार अगर बोल दिया तो फिर पीछे ना हटें, सीधे बस आर या पार वाली। इसलिए उनने कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना था लड़ने के लिए, क्योंकि और सबसे ज़्यादा जो दुष्ट थे वो भी हरियाणा राज्य से ही थे। आप हरियाणा की एक बात आपको याद होगी कि अगर हरियाणा का व्यक्ति अगर आपसे सनक गया, ठेठ हो गया, अपनी बात को लेके अड़ के, तो फिर उसकी भले गर्दन कट जाए, वो अपनी बात से मुकरेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हरियाणा की भूमि को
भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के रूप में चुना था। हाँ, अब मुकुंदराव जी, अरहर की जो धान्य हैं, जो दालें हैं, उस पर हम कल चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि कल का जो सेशन है दालों के लेके रहेगा। पानी पे भी चर्चा करेंगे। ऊर्जा चक्र पे अभी मैंने चर्चा नहीं की है। निधि सिन्हा जी ने आज मुझे एक पोस्ट भेजी थी ऊर्जा चक्रों को लेके, पर ऊर्जा चक्रों को समझने से पहले साधना बहुत ज़रूर आवश्यक है। तो पहले साधना पे कभी किसी दिन लाइव सेशन रखेंगे और फिर कभी ऊर्जा चक्रों पे कभी सेशन रखेंगे। ये जैसे मैंने तिलक लगा के रखा हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इसके पीछे का कभी मैं रहस्य आपको बताऊंगा कि तिलक हम क्यों लगाते हैं। वो एक्यूप्रेशर वाला, ये तिलक वाला लंबा लगाने से एक नस जाती है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो छोड़ दीजिए आप। वो भी एक है कारण, वो ठीक है, पर मैं इसके पीछे का और दूसरा कारण बताऊंगा और बहुत साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि हमारा जो ये तिलक है ये क्यों लगाया जाता है। ये दो भौहों के बीच में इसके जस्ट ऊपर ही क्यों लगाते हैं तिलक, इस पे कारण कल अगर समय मिलेगा तो कभी इस पे चर्चा करेंगे। तभी तक के लिए सभी को जय गौ माता, जय गोपाल।